Dear student, in this video we will understand how to use articles. First of all we should know what is an article. Article क्या है ये समझना होगा. In other word you also can say an article is a fixing word. शब्द का जब क्लासिफिकेशन हुआ, अंग्रेजी के वर्ड्स का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो उसको दो क्लास में बांटा गया. On the basis of classification of words, all the English words are divided into two classes. ये दो क्लास क्या है? एक को कहा गया फॉर्म क्लास, दूसरे को कहा गया स्ट्रक्चर क्लास. इन शॉर्ट हम दोनों का इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं. इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिए. ये आर्टिकल आया कहाँ? ये व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन आर्टिकल. इसका ओरिजिन, उद्गम क्या है, कहाँ से ये आता है, ये आया कहाँ से, इसको समझने की ज़रूरत है. तो अंग्रेजी लैंग्वेज में जितने भी, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो दो भाग में बांटे गए. पहला कहा गया फॉर्म क्लासेस और दूसरे को कहा गया स्ट्रक्चर वर्ड्स. फॉर्म क्लासेस वैसे वर्ड्स को कहा गया, द वर्ड्स दे कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग ए मॉर्फिम विथ इट. वैसा शब्द जिसके साथ मॉर्फिम को जोड़ के आप उसको बदल सकते हैं. अब प्रश्न है कि ये मॉर्फिम क्या है? व्हाट इज ए मॉर्फिम? मॉर्फिम ऐसे अगर इसका आप डेफिनेशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इसका डेफिनेशन है कि मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट. इट्स ए ग्रामेटिकल यूनिट एंड स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट. ये एक सबसे छोटा ग्रामेटिकल यूनिट है. इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट वर्ड. इट डजंट मीन्स समथिंग एल्स. ये कोई स्वतंत्र वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, न इसका कोई अपना मीनिंग है. बट इट हैज़ ए पावर टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ड बाय एडिंग आइदर इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द वर्ड. इसमें एक इसका काम है कि किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर, आइदर इन द बिगिनिंग और एट द एंड. मॉर्फिम वैसा ग्रामेटिकल यूनिट है जो किसी वर्ड के आगे या पीछे लगकर उस वर्ड के फॉर्म को, उसके रूप को बदल देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है. वो ग्रामेटिकल यूनिट मॉर्फिम कहलाता है. तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ मॉर्फिम का. जैसे एक एग्जांपल है UN या एक है DIS, डिस. अब इस UN का या डिस का अपना कोई मीनिंग नहीं है. इट डजंट हैव एनी मीनिंग. कुछ नहीं, नथिंग. UN का कोई मतलब नहीं है, DIS का कोई मतलब नहीं है. लेकिन यदि यही UN या DS किसी वर्ड के आगे आप जोड़ दो तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आगे लग के ये उसके फॉर्म को बदल देगा. इसे काइंड में UN जोड़ दो आगे. ये वर्ड है आपका काइंड. अब इसके साथ UN लगा तो बन गया अनकाइंड. ये UN लग के इंपॉर्टेंट में आगे UN लगा दो, अनइम्पॉर्टेंट. तो इसेंशियल, अनइसेंशियल. ये UN वर्ड के आगे लग के उसके मीनिंग को देखते हैं क्या, कि नया वर्ड बना रहा है, उसके फॉर्म को चेंज कर रहा है और उसके मीनिंग को चेंज कर रहा है. या जैसे डिस है, इसके एग्री के आगे लगा दो डिस, डिसएग्री हो गया. एडवांटेज में लगा दो, डिसएडवांटेज हो गया. अप्रूवल में लगा दो, डिसअप्रूवल हो गया. तो ये अपना इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, लेकिन किसी भी वर्ड के आगे लगकर ये वर्ड के फॉर्म को चेंज कर रहा है. ये मॉर्फिम कहलाता है. या फिर कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे मॉर्फिम्स हैं जो उसके पीछे लगते हैं. सम मॉर्फिम्स आर देयर, दे जस्ट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. कुछ ऐसे मॉर्फिम हैं जो शब्द के अंत में आते हैं. जैसे मान लीजिए LY का अपना कोई मीनिंग नहीं. नेस, NESS, नेस, इसका अपना कोई मीनिंग, ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन किसी वर्ड के अंत में लगा दीजिए तो ये वर्ड के फॉर्म को चेंज करता है. जैसे मान लीजिए लव, इसमें LY लगा दीजिए
नाइस में लगा दीजिए, नाइसली हो गया। ब्यूटीफुल में लगा दीजिए, ब्यूटीफुल्ली हो गया। कहीं भी ये LY का अपना कोई मीनिंग ना होते हुए भी ये अगर किसी वर्ड के अंत में आता है तो उस वर्ड के फॉर्म को बदल देता है। तो एक ये LY जैसे नेस, काइंड में लगा दीजिए लास्ट में, तो काइंडनेस। सॉफ्ट में लगा दीजिए, सॉफ्टनेस। तो ये वर्ड न होते हुए भी वर्ड के फॉर्म को चेंज करता है उसके अंत में आकर। ऐसे तमाम ग्रामेटिकल यूनिट को, चाहे UN हो, DIS हो, LY हो, NESS हो, S हो, ES हो, ED हो, ये सब ये ग्रामेटिकल यूनिट है, वर्ड नहीं है। और ये वर्ड्स के स्वतंत्र जो शब्द है, जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसके फॉर्म को चेंज करता है। तो ऐसे ग्रामेटिकल यूनिट को मॉर्फीम कहते हैं। आप जानते हैं ये मॉर्फीम जो है, ये मॉर्फीम जो है ये दो प्रकार का है। एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। प्रीफिक्स हुआ जो वर्ड के आगे लगता है और सफिक्स हुआ जो वर्ड के पीछे लगता है। जैसे UNDIS प्रीफिक्स कहलाएगा क्योंकि वर्ड के आगे आता है, और LYNESS वर्ड के बाद आता है, अंत में आता है, ये आपको सफिक्स कहलाएगा। तो अब हम लोग मॉर्फीम समझ गए इन शॉर्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये आर्टिकल क्या है। तो ये फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस, तो जितने भी वर्ड अंग्रेजी भाषा में हैं सब में अगर आप ये प्रयास कीजिएगा कि हम मॉर्फीम का यूज कर लें तो नहीं होता है। कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ मॉर्फीम का यूज होता है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ मॉर्फीम का यूज नहीं होता है। द वर्ड्स दे कैन बी चेंज्ड बाय द यूज ऑफ ए मॉर्फीम आर सेड फॉर्म क्लासेस। वैसे तमाम वर्ड्स जिसको मॉर्फीम की सहायता से उसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो वो फॉर्म क्लासेस है। एंड सम वर्ड्स आर देयर दे कांट बी चेंज्ड, आप उसको चेंज नहीं कर सकते विद द यूज ऑफ बाय द यूज ऑफ ए मॉर्फीम। मॉर्फीम का यूज उसमें होता ही नहीं है। ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर क्लासेस कहलाते हैं। जैसे कुछ वर्ड आपको दिखाता हूं मैं, उसमें मॉर्फीम का यूज नहीं होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज, कौन सा मॉर्फीम यूज करेंगे आप? ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे WH वर्ड है व्हाट, कौन सा मॉर्फीम का यूज करेंगे? कोई मॉर्फीम यूज नहीं कर सकते आप। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा मॉर्फीम यूज करेंगे? तो इस प्रकार से ढेर सारे वर्ड हैं जिसके साथ मॉर्फीम का यूज नहीं कर सकते आप। वैसे तमाम वर्ड्स स्ट्रक्चर क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल भी स्ट्रक्चर क्लासेस के अंतर्गत आता है। मैं यही कह रहा था, यही बता रहा था कि ओरिजिन क्या है आर्टिकल का, ये एक स्ट्रक्चर क्लासेस है या स्ट्रक्चर वर्ड्स भी बोलते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर वर्ड्स है, अर्थात आर्टिकल के साथ आप मॉर्फीम का यूज नहीं कर सकते। अब ये आर्टिकल दो तरह का है। एक आर्टिकल है जिसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरा आर्टिकल है जिसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडेफिनिट इज अनिश्चित इन हिंदी। हिंदी में इसका मतलब अनिश्चित होता है, समथिंग दैट इज नॉट सर्टेन, जो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट। और डेफिनिट दैट इज सर्टेन, दैट इज निश्चित इन हिंदी। हिंदी में जिसको आप निश्चित कहते हो, जो सर्टेन है, वो डेफिनिट है। तो द जो है डेफिनिट नाउन के पहले आता है और ए और एन जो है इनडेफिनिट नाउन के पहले, अनिश्चित नाउन के पहले आता है। अब कैसे आता है इसको आप देख लेंगे यहाँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनडेफिनिट कैसे और ये डेफिनिट कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए ये आर्टिकल करता क्या है। मैंने जैसा पहले ही कहा शुरुआत में कि आर्टिकल इज ए फिक्सिंग वर्ड, एक प्रकार का डिटरमाइनर है, एक फिक्सिंग वर्ड है। फिक्सिंग वर्ड जो किसी नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है, कांस्टेंट कर देता है, अदरवाइज वो डेविएट करते रहता है मीनिंग। अगर आप ऐसा कहें आई है, तो अब कौ के मीनिंग को आप देखिए, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। आई हैव कौ,
इसका मीनिंग जो है ना वो डेविएशन में है, अभी वो हिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर दे देते हैं अ काउ, अब इसका मीनिंग फिक्स हो गया। आप ये देखिए कि अगर अ नहीं देंगे आप तो काउ का मीनिंग फिक्स नहीं होगा। यही कारण है कि ग्रामेरियन इसको फिक्सिंग वर्ड भी कहते हैं। अब मैंने कहा कि इनडेफिनिट और डेफिनिट कैसे। ए जो है इनडेफिनिट है। आई हैव अ काउ कहने का मतलब हुआ इन हिंदी, इफ यू वांट टू मेक द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस यू विल सी इट मीन्स आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। हिडन मीनिंग क्या है? कोई एक गाय। गाय के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई एक गाय ऐसी है जो मेरे पास है, बस इतना ही मीनिंग है। तो अनिश्चित है ये कौ, एक यहाँ पर जो है इंडेफिनिट नाउन है, ये अनिश्चित है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, डेफिनिट नहीं है। लेकिन जब इसी निश्चित कौ जो मेरे पास है, द कौ दैट आई हैव, वो गाय जो मेरे पास है, जब उसकी बात करेंगे तब कहेंगे द काउ इज ब्लैक। कौन सी काउ ब्लैक है? द काउ इसलिए कहे कि जो जिस काउ की चर्चा हम पहले किए हैं, आई हैव अ काउ, मेरे पास जो गाय है, हम उसी गाय की चर्चा, जब निश्चित डेफिनिट नाउन की चर्चा कर रहे हैं आप कि वही गाय जो मेरे पास है, तब कहेंगे द काउ इज ब्लैक। तो इस प्रकार से देखते हैं कि द डेफिनिट नाउन शो करता है और ए और एन इनडेफिनिट नाउन शो करता है। यही कारण है कि ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। हम लोग ये बात स्पष्ट समझ गए कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों है, द डेफिनिट आर्टिकल क्यों है। हम ये भी जान गए कि आर्टिकल है क्या और आर्टिकल आता कहाँ से है। ये स्ट्रक्चर वर्ड से आता है, स्ट्रक्चर क्लासेस से आता है, और ये दो प्रकार का है, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। नाउ अब हम लोग इसके यूज के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में आपको यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन, ये दो चीज़ों को बताया जाएगा। अगले वीडियो में फिर यूज ऑफ द की चर्चा हम लोग करेंगे। नाउ हम लोग यहाँ पर यूज ऑफ ए की चर्चा कर रहे हैं। इसका पहला यूज क्या है? एक चीज ध्यान में रखना है, ए एन और द का यूज, ये चूंकि डिटरमाइनर है, ये निश्चित रूप से शो करता है, कहीं पर ए एन या द का यूज हुआ है तो ये शो करता है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो कोई न कोई नाउन होगा, किसी नाउन के ठीक पहले आता है। ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है, इसका प्रेडिकेटिव यूज नहीं होता है। इसका जब भी होता है यानी नाउन के ठीक पहले, जिस नाउन के पहले आता है उसी नाउन को ये मेंशन करता है। ए काउ, ए गर्ल, एन एलिफेंट, एन एप्पल, ये उसी को इंडिकेट करता है। तो पहला यूज इसका है कि ए इज यूज्ड बिफोर ए नाउन बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट, अर्थात यदि कोई, पहली बात तो ए और एन का ये समझ लेना होगा, इट इज ऑलवेज यूज्ड, ए और एन दोनों, ए एंड एन ये दोनों ही, इसका पहला यूज है। इसका यूज काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, और वो भी सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है ए या एन का, इसका पहला यूज ये समझना है। सेकेंड थिंग इसका, सेकेंड थिंग इसका है कि a noun before a noun, sorry, before a consonant
ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी जिसका पहला अक्षर पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट होगा, जैसे बुक। पहला लेटर बी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो आप जानते हैं, तो बी कॉन्सोनेंट। कैट, सी कॉन्सोनेंट। गर्ल, जी कॉन्सोनेंट, यानी पहला लेटर उसका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसके आगे ए लगता है। अ बुक, अ कैट, अ गर्ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पहला इसका। और दूसरा कुछ नाउन्स जो काउंटेबल नाउन है वॉवेल से शुरू होते हैं, लेकिन अगर उसका साउंडिंग कॉन्सोनेंट के जैसा होता है। इफ ए नाउन बिगिंस विथ ए वॉवेल बट साउंड्स, इफ बिफोर अ नाउन begins with a vowel but sounds as a consonant। कोई नाउन अगर वॉवेल से भी शुरू हो लेकिन उसका साउंडिंग कॉन्सोनेंट के जैसा हो, अर्थात हिंदी के वर्ण विचार के जैसा हो, क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण के जैसा हो, तो उसके आगे ए का यूज होता है। जैसे वन आइड मैन। अब वन आइड मैन में ओ से शुरू हुआ है, लेकिन इसका आप साउंडिंग देखिए, इसका उच्चारण देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए। इसका प्रोनाउंसिएशन में आपको क्लियर लगेगा। वन कैसे लिखेंगे आप? वन, डब्ल्यू, तो इसके आगे ए वन आइड मैन। यूरोपियन, ई से शुरू हुआ है, लेकिन यूरोपियन हिंदी के व्यंजन वर्ण के जैसा या अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट के जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसका साउंडिंग हो रहा है, ए यूरोपियन। हो लेकिन उसका साउंडिंग कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो उसके आगे ए का यूज करते हैं। यही यूज है ए का। नाउ यूज ऑफ एन। अब यूज ऑफ एन देखें हम लोग। ये दो स्थिति है इसकी। पहला है कि बिफोर ए नाउन बिगिंस विथ ए वॉवेल। कोई भी नाउन जो वॉवेल से शुरू हुआ है, यानी जिसका पहला लेटर वॉवेल है, तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। जैसे एप्पल में ए है तो एन एप्पल, एलिफेंट में ई है पहला लेटर तो एन एलिफेंट, इंक पॉट में आई है पहला लेटर जो कि वॉवेल है तो एन इंक पॉट, ऑरेंज में ओ है पहला लेटर तो एन ऑरेंज। ये पहला हुआ। और सेकंड है कि बिफोर ए नाउन बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट बट साउंड्स एज ए वॉवेल। अगर कोई ऐसा नाउन हो जो किसी कॉन्सोनेंट से ही शुरू हुआ हो, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो वॉवेल के जैसा हो। जैसे एन आवर, एच से शुरू है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवर का उच्चारण देखिए बिल्कुल हिंदी के स्वरवर्ण जैसा या कहिए अंग्रेजी के वॉवेल के जैसा होता है आवर। तो एन आवर, उसके आगे ए नहीं लग के एन लगा। ऑनरेबल मैन, एच से शुरू हुआ है, लेकिन ऑनरेबल मैन एच नहीं देख के हम देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल के जैसा है तो एन लगा देंगे। एन एम एल ए, एन एस डी ओ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी नाउन अगर वो कॉन्सोनेंट से भी शुरू हुआ हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंडिंग वॉवेल के जैसा हो, तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, उसके पहले एन लगाते हैं। इस तरह से हमने देखा यूज ऑफ ए एंड एन। इन शॉर्ट हम लोग इसको समझ गए, और आई होप कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे
और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाय द वे, यदि कहीं कुछ लगेगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, वो डाउट आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू।